लेक्चर 18 है हमारा CMA का, और टॉपिक हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कल स्टार्ट किया था। आपका परसों टेस्ट है, तो बेहतर है आप टेस्ट से मुतालिक अगर FOH का चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले अपने इश्यूज या प्रॉब्लम पे बात कर लें। टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन आना है? 26 क्वेश्चन जो दिए उनमें से 2-3 मिक्स करके आना है जी। 17 वाला क्वेश्चन जी, बताओ क्या मसला है? क्वेश्चन 17 में FOH में को मसला है वो क्वेश्चन 17। अब आप सवाल पूछ लो बेटी, सीरियस हो गए। 17वां सवाल कोई है मसला तो बताओ। 16 बेटी कौन सा क्वेश्चन है? 16 के 17? 16वां। हाँ 16 दिखाओ यार, नोट्स दिखाना है FOH के। ये 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 बस भाई, नो डिस्कशन बचे प्लीज। हाँ जी, क्या मसला है इसमें बेटी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 के 16 क्वेश्चन में। अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है ये पार्ट्स में है नोट्स आपके। नहीं, किसी ने फुल नोट्स लिए हों, जो फुल नोट्स लिए हैं, मतलब पूरा चैप्टर लिया है, वो दिखा दो। हाँ लो, वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे फिर। क्वेश्चन 16 में बेटी आप कहती हैं डिपार्टमेंट किस में मसला है? 3 में। हाँ जी, क्या मसला है? क्या फॉर्मूला होता है FOH एब्जॉर्ब का बेटी? एक मिनट, ये फॉर्मूला किस चीज़ का बता रही हैं आप? FOH एब्जॉर्ब कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है बेटी? हाँ, OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अब ये रेट है, जहाँ मर्जी चले जाएं। अच्छा, अब आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 में मसला है, उसका रेट क्या दिया हुआ है? उसका रेट क्या दिया हुआ है ये निकालना पड़ेगा। वो भी इतना ही आता है, 18 पॉइंट गलत है, यही आता है, 75% ही आता है। आपने रेट ही गलत निकाला हुआ है बेटी। ये 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट जो ये दिया है, ये रेट ही दिया हुआ है। अव्वल तो निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आप निकालेंगे भी तो 75% आएगा। ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, तो यहाँ पे फिर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन से उठा लें। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या थी? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल 30, क्योंकि ये मटेरियल कॉस्ट पे बेस कर रहा है। तो आपने अगर रेट 18 पॉइंट कुछ निकाला हुआ है तो वो गलत है, आपका रेट ही गलत है, वो रेट ही गलत है बेटी। फिर वो अब क्या सही आएगा? ये लें, ये FOH एब्जॉर्ब, ये रेट दिया हुआ है आपको निकाल के। अव्वल तो इसमें रेट निकालना ही था, बल्कि दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो आपने निकाला क्यों? अव्वल तो निकालना ही नहीं चाहिए था, दिया हुआ है। बाकी 2 डिपार्टमेंट्स का रेट निकालना पड़ेगा। अगर ये ना भी दिया होता, निकालेंगे भी तो यही आएगा आंसर, 75। नहीं आता तो आपने गलत किया है। जब क्वेश्चन में दे दिया तो फिर निकालने की क्या ज़रूरत है जी? ठीक है, अब आपका रेट आपने उसको सही नहीं किया। और जी बेटा, मसला पूछो, मसला क्या है? हाँ फिगर्स कौन से क्या है, तो गलती भी हो सकती है। सोल्यूशन में गलती भी हो सकती है, हम भी इंसान है बेटी। मैं आपको बता देता हूं बजटेड FOH कितने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। हाँ जी, उसमें OAR निकालना है डिपार्टमेंट C का। बजटेड FOH ऑफ डिपार्टमेंट C डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट बेस है उसमें शायद, बजटेड टोटल
प्राइम कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी इंटू 100। एफओएच कितने दिए हुए थे? एफओएच बजटेड कितने दिए हुए थे? 5% ऑफ। तो बचे हुए ऊपर भी प्राइम कॉस्ट का है, नीचे भी प्राइम कॉस्ट का है, वो तो आपको रेट ही दिया हुआ है, निकालने की क्या जरूरत है? हाँ जी, ये दिया हुआ है 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और नीचे बेस भी प्राइम कॉस्ट है, तो ये प्राइम कॉस्ट से ये प्राइम कॉस्ट कैंसिल हो गया, ये रेट ही बचेगा। तो गलत है बेटी, फिर गलत है, सही कर लो, उसमें क्या है, 5% ही आता है आंसर उसमें। आपने अगर मेरे आंसर में 7.5 लिखा है तो वो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी। हो सकता है गलती हो, कोशिश हम करते हैं, बाकी हम भी इंसान हैं, हो सकता है गलत हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक हो, लिखा कुछ और हो, या पहले गलती हो वो सही करते करते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24, क्वेश्चन 24। अच्छा जी, ओ ये बस फिगर्स ठीक है, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, 5% ही आना है। 7.5 मिलियन को जब 150 पे डिवाइड करे तो 5% ही बनता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है जी। 15, हाँ वही है। 5% ही आता है, वो सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, 5% आता है बेटा जी। जी बेटा जी, रेट को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? हाँ जी ठीक है, 1800 से होगा। पहला रेट क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, हाँ जी, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से ही होना है। आगे आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर ठीक है। 1800 का 112 शेयर या 5% करें, दिखाओ अभी कैलकुलेटर ज़रा दिखा देना, मैं भी क्रॉस चेक करता जाऊँ। और ये मैथ की गलतियाँ थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हैं, क्योंकि साथ साथ ही सॉल्व कर रहे होते हैं और साथ साथ ही लिख रहे होते हैं, तो दिमाग कभी भी घूम सकता है। बताओ भाई, 23वें, हाँ आपने सवाल नीचे से पढ़ना शुरू किया है। हाँ, सवाल नंबर 23, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े हो? आ जाते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, आ जाते हैं, ये ले जी। हाँ जी, कहाँ से सवाल पढ़ना शुरू किया है? हाईवे। आगे क्या लिखा हुआ है? क्या कह रहे हो, जरा खुद सोचो। इस लाइन का मतलब क्या है? पहली लाइन का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई उसी चीज से करते होते हैं जो बेस हो। ये कभी नहीं होता कि रेट के नीचे बेस है मशीन आवर और बाद में मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल लेबर आवर से, ये नहीं होता। यानी आपका जो एब्जॉर्ब है उसके पीछे अगर शॉर्टकट लगाएं, एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर इनटू एक्चुअल मशीन आवर, तो ये एब्जॉर्ब बनता है। अगर बेस पे नीचे बजटेड मशीन आवर है तो मल्टीप्लाई एक्चुअल मशीन आवर से होना है। ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता कि नीचे बेस मशीन आवर हो और आगे लेबर कॉस्ट से जरूर दे के एब्जॉर्ब निकाल लें। नहीं, बात समझ आई? पता लग गया? इसका मतलब है फिर तो सारे सवालों में जो मैं आपको ये इंग्लिश लिखवाता रहा हूं कि 15 रुपए पर मशीन आवर, अभी बल्कि आपके सामने ही किया है, ये क्या लिखा हुआ था? 75% ऑफ, नहीं ये मटेरियल कॉस्ट थी, तो मल्टीप्लाई मैंने किया है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से, ना कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट से। अगर मैंने यहां पर एक्चुअल लेबर कॉस्ट से जरूर दे दिया तो मैंने जुल्म अजीम किया है, इस जुल्म की पेनल्टी पड़ेगी, नंबर कटेंगे मेरे पेपर में। ठीक है, पता लग गया आपको? चलो ठीक है, आगे। और एफओएच की शीट, ऐसे आया नहीं आज तक कभी।
सवाल दिखाओ, सवाल सवाल गलत हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 26 26 कहाँ है अदर एफ ओ एच? आए पुराने नोट्स, पुराने नोट्स बेटा, पुराने नोट्स हैं, पुराने नोट्स हैं, आप देख लो सही है। मैंने कब क्या गलत हैं? उनमें मसाइल थे तो वो छोड़े ना। हाँ जी, हाँ जी, इसमें क्या है? अदर ओवरहेड्स नहीं है। तो जैसे डेप्रिसिएशन को एज्यूम करते हैं, एज्यूम करो किस चीज़ की इंश्योरेंस है, वो आपकी मर्जी है। बिल्डिंग अपनी की तो इंश्योरेंस कराते हैं, किराए की बिल्डिंग की नहीं कराते। नहीं लेनी, ये मशीन की एज्यूम करोगे, मशीन की एज्यूम करोगे तो स्टॉक की एज्यूम कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। दी हुई है, फिर ये नहीं में एज्यूम हो सकता है। हाँ तो फिर स्टॉक की हो सकती है, या बंदों की इंश्योरेंस भी एज्यूम हो सकती है। बंदे नहीं है बस स्टॉक करो। सवाल दिखाओ ना, ऐसे ना करो, तुम पहेलियां पूछ रहे हो। हाँ जी, और जवानों बस आगे चलते हैं जी। एग्जामिनर ने खुद बेस ना बताई हो, पूरी बात करो जी। अगर मशीन आवर दिए हुए हैं, मशीन आवर, बस जब आपको कंपैरिजन में चाहिए दो चीजें, दो में से एक नहीं दी हुई तो कंपैरिजन ही नहीं होना। सिंगल रेट तब होगा जब पूरी फैक्ट्री के लिए इकट्ठा करके टोटल करके एक बेस लें। मैं तो डिपार्टमेंट की रकम ले रहा हूं और डिपार्टमेंट के खर्चे डिवाइड बाय डिपार्टमेंट की बेस ले रहा हूं। सिंगल कैसे हो गया बेटा? सिंगल का मतलब होता है ऊपर खर्चे भी पूरी फैक्ट्री के इकट्ठे लिए हैं, डिपार्टमेंट वाइज नहीं लिए। सिंगल रेट का मतलब है एवरीथिंग इज सिंगल, न्यूमरेटर भी रेट के और डिनोमिनेटर दोनों सिंगल। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऊपर डिपार्टमेंट वाइज रकम ली है, नीचे क्योंकि मशीन आवर दिए हैं, लेबर आवर नहीं है, तो सर जी ये तो सिंगल रेट बन गया। आप ये कहें सिंगल बेस दी हुई है, रेट सिंगल नहीं है वो। हाँ जी, और जी मसले मसाइल, छुट्टी नहीं करनी, मसले मसाइल, मसले मसाइल परसों टेस्ट है जी, बिल्कुल जाके आज तैयारी करें। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, आ जाए जरा प्लीज। जाती दफा नोट्स लेते जाइएगा, क्योंकि नोट्स नहीं थे तो इसीलिए फिर मैंने ये मल्टीमीडिया ऑन कर लिया। हाँ जी, लें जी, ये आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 4 है। जो मैंने आपको पहले करवाया था वो आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या बातें हम कर चुके हैं, सब लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, कोई इधर उधर कोई पेन पेंसिल ये वो कॉपी शॉपी नहीं लेनी प्लीज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मैंने आपसे कहा था कि ये एफओएच के चैप्टर की ही एक्सटेंशन है, लेकिन आई कैप ने इसको एज अ सेपरेट चैप्टर दिया है और ये एफओ से ज़्यादा आसान है। आसान है इसीलिए आज तक एक सवाल आया सिर्फ 2024 में, बाकी फिर पकड़ पकड़ के आई कैप की किताब की एग्जाम्पल रखी हुई है नोट्स में हमारे पास, या फिर ACCA के उधर से पकड़ के सवाल कर सकते हैं, तो वो फिर टेस्ट में दूंगा एक आधा, बस ज़्यादा इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। ये वैसे ही है, बिल्कुल मैथ है हल्का फुल्का सा, जैसे आपने एफओएच में किया है। सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं या जो हमारी कॉस्ट हैं
उनमें डायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं। मैंने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं ये हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कॉस्ट होती हैं, इनको प्रोडक्ट वाइज तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये कॉमन एक्सपेंस होते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आपने फैक्ट्री का रेंट दिया है, अब वो रेंट अगर आपकी फैक्ट्री में 4 प्रोडक्ट बन रही हैं तो वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए रेंट नहीं दिया, वो तो बिल्डिंग का दिया है, और बिल्डिंग में 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं कॉमन एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंसेस को हमने कहा था प्रोडक्ट्स में क्या करना होता है, डिवाइड। तो ये बात हम एफओएच में कराए हैं। जो लोग आज पहली दफ़ा कॉस्ट पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात समझ आएगी कि हमारी फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में 2 तरह के खर्चे हैं, कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक और कुछ कॉमन। प्रोडक्ट स्पेसिफिक में अकाउंटेंट की अकल का इस्तेमाल कोई नहीं है, लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं इनमें एज एन अकाउंटेंट आपकी अकल का इस्तेमाल है, और वो अकल का इस्तेमाल ये है कि आपने इन कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, पिछला भी पढ़ा या ये टॉपिक भी पढ़ा, तो इसका पर्पस क्या है? हाँ जी, इसका पर्पस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिनको ओवरहेड्स कहते हैं। चैप्टर का मकसद क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। चैप्टर का मकसद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा जी, चैप्टर का पर्पस हो गया। इसके बाद मैंने ये कहा था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो दुनिया के कॉस्ट अकाउंटेंट ने सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जो हमें ये सिखाता है कि आपने कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उस सिस्टम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लफ्ज़ एब्जॉर्प्शन का मतलब ही तकसीम करना होता है। कौन सा सिस्टम? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? ये आज मैं पहली दफ़ा लफ्ज़ बोलने लगा हूँ। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब है बुजुर्गों ने जो बनाए थे एब्जॉर्प्शन, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है, कन्वेंशनल भी कह सकते हैं, रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले। तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 2 थे, सिंगल रेट सिस्टम, ये एफओएच में पढ़ चुके हैं आप, आता है नहीं आता, ठीक है। ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके लिए क्वेश्चन में एक रेट दिया होगा, या पूरे बिजनेस का, फैक्ट्री का एक रेट होगा, या कौन सा रेट होगा? डिपार्टमेंटल। ये हमारा अभी स्कोप नहीं है, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ आए हुए हैं, ये चैप्टर अलहदा है। लेकिन दोनों चैप्टर का जो तकरीबन पर्पस या टेम्परामेंट है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जो ये कर लेगा उसका पिछला कवर हो जाएगा, जो ये पिछला करता है उसका काफ़ी हद तक ये कवर हो जाएगा। तो अब जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 में वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। कल मैंने स्टार्ट किया था, तो एबीसी सिस्टम हम करने जा रहे हैं जो चैप्टर 4 में है। हमने ये बात ये की थी कि एबीसी सिस्टम ये कहता है कि आप अपनी फैक्ट्री के या बिजनेस के जो ओवरहेड्स हैं उन्हें डिपार्टमेंट वाइज ना देखें, बल्कि एक्टिविटी वाइज देखें। हर प्रोडक्ट को बनाने में 3-4 काम एक्टिविटीज़ होते हैं, तो आप अपने कॉमन खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज देखने की बजाय एक्टिविटी वाइज देखें और उसको एक्टिविटी वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एबीसी सिस्टम क्या कहता है? एबीसी सिस्टम ये कहता है कि कॉमन ओवरहेड एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू activities consumed in manufacturing and आपने ओवरहेड्स को किस बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक्टिविटीज की। और वो एक्टिविटीज प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी होती हैं
और कुछ एक्टिविटीज बेचने के लिए भी होती हैं। यहां से जो बात एक नई बेचने वाली है वो ऐड हुई है। जो आपने ये पढ़ा था ना, इसका ताल्लुक सिर्फ फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड्स के साथ था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपने फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस भी और फैक्ट्री से बाहर सेलिंग एडमिन के भी कोई कॉमन एक्सपेंस हैं, उन तमाम एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? तमाम एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो कॉमन एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें चाहिए एक्टिविटी बेस्ड OAR। क्या चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए मैंने आपसे कल कहा था एक्टिविटी बेस्ड रेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल बेस। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल बेस। जी बेटा, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी थी इसका एक टेक्निकल नाम भी था, कॉस्ट पूल। मुश्किल नाम इसका क्या है? अगर आपके इदारे में 5 एक्टिविटीज परफॉर्म करके ये माउस बनता है, मिसाल दे रहा हूं, तो 5 एक्टिविटीज परफॉर्म करने से अगर ये माउस बन रहा है तो हर एक्टिविटी पे कुछ खर्चा होगा। उस खर्चे को इकट्ठा कर लो, उस टोटल खर्चे को एक एक्टिविटी के क्या कहा जाता है? कॉस्ट पूल। ये खर्चा डायरेक्ट वाला नहीं होगा, कॉमन इनडायरेक्ट खर्चा होगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? कॉस्ट पूल। क्वेश्चन में ये दिए होंगे पूल। अच्छा, नीचे जो बेस होती है, बेस को हमारा ये टॉपिक बेस नहीं कह रहा, ड्राइवर कह रहा है या कॉस्ट ड्राइवर कह रहा है, तो इसके नीचे आपने टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर या कॉस्ट ड्राइवर रखनी है। तो जब भी मैं ड्राइवर का लफ्ज बोलूंगा तो उसका मतलब है वो बेस है जिस बुनियाद पर आपने कॉमन खर्चे को तकसीम करना है। बार बार मैं बता रहा हूं, किसी ना किसी बुनियाद पे खर्चा तकसीम होना है। मैंने मिसाल दी थी घर का किचन का खर्चा है, तो अब्बू कहते हैं मैं बताता हूं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब है वहां अब्बू बुनियाद हैं जिन्होंने खर्चे की तकसीम के मुतालिक आपको गाइड करना है। या अब्बू कहेंगे भाई जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा खर्चा किचन का बियर करेगा, तो लेवल ऑफ योर इनकम कैन बी बेस। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह इदारे ने भी खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो खर्चों की कोई ना कोई बेस होगी। उस बेस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर या क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। अच्छा, अब आपको जो न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ये कहेगा ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्ट्स में। ओवरहेड्स को क्या करें? तो आपने ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जैसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे हैं वैसे ही यहां पर ABC में डिस्ट्रीब्यूशन की शीट कैसी बनेगी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन की शीट कैसे बनेगी, ये शीट ही आती है पेपर में। इस शीट का जो जवाब है वो आगे जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो, लेकिन असल में आपको ये शीट आनी चाहिए। तो शीट के अंदर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला कॉलम ये होगा कि आप डिफरेंट कॉस्ट पूल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस्ट पूल्स। कॉस्ट पूल क्या होंगे? मतलब एक्टिविटीज होंगी उनकी कॉस्ट। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था सप्लायर से बार बार माल मंगवाते हैं, इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट एक एक्टिविटी है। अब आपने खाली एक्टिविटी नहीं लिखनी, बल्कि ब्रैकेट में हर एक्टिविटी का क्वेश्चन में ड्राइवर दिया होगा, वो भी कॉपी कर लेना है। ड्राइवर भी कॉपी कर लेना है। ठीक है, ड्राइवर भी कॉपी करना है। जैसे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी का जो ड्राइवर था, कल मैंने बताया प्रोक्योरमेंट का नंबर ऑफ साल में कितनी दफा माल सप्लायर से मंगवाते हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। ये आगे कॉलम भी बना सकते हो बेस का, मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं, जरा शीट छोटी बनानी है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी। बाकी अगर आप चाहें तो आगे कॉलम बेस के नाम से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोक्योरमेंट एक एक्टिविटी है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एक और एक्टिविटी है। तो इसके लिए कोई भी बेस बता सकता है, शायद वो आपको नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस दे दे। शरारतें नहीं करनी बेटा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस दे दे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दे दे, इंस्पेक्शन टाइम जो देगा।
अच्छा, इसी तरह प्रोडक्शन सेटअप या प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन स्केजुलिंग, तो मैंने कहा था प्रोडक्ट बनाने से पहले मशीन को रोका जाता है और उसे साफ सुफ किया जाता है। तो ये जो सेटअप है, सेटअप एक्टिविटी या सेटअप कॉस्ट, इसके लिए बेस थी नंबर ऑफ बैचेस, जो कल आपने कैलकुलेट भी किए कैसे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये कॉपी कर लेने हैं। इसके बाद क्या होगा, हर एक्टिविटी का रेट निकालेंगे। हर एक्टिविटी का क्या निकालेंगे, रेट। तो अगला कॉलम होगा एक्टिविटी बेस्ड OAR। वो कैसे निकालेंगे, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में वो आपसे कहता है जी टोटल, ये सारा एज्यूम डाटा है, टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है 2 लाख रुपए। प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी का टोटल खर्चा कितना है, और पूरे साल में 1000 ऑर्डर हमने सप्लायर को प्लेस करने हैं, तो 200 रुपया पर ऑर्डर। ऐसे ही हर एक्टिविटी का रेट निकाल लेंगे। इधर आपको टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट दी है 1 लाख रुपया, और पूरे साल में 50,000 इंस्पेक्शंस होनी है, यानी 50,000 दफ़ा चीज़ें चेक करनी है कि सही बनी है कि नहीं। ये बताया होगा क्वेश्चन में। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा इंस्पेक्शन करने पे 2 रुपए का खर्चा हो रहा है। इसी तरह 50,000 रुपए का सेटअप का खर्चा है, मशीन को प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी करना, और पूरे साल में 1000 बैचेस बनने हैं, 1000 दफ़ा प्रोडक्शन होनी है। तो मेरा ख्याल है क्या आता है 50 पर बैच या सेटअप। बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन से एक्सपेंस की क्या बेस लेनी है। तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, नाम करीब करीब है। बाकी आपको मैं अभी ये भी दिखा देता हूं कि किस पूल की नॉर्मली क्या बेस होती है। ठीक है, वो नोट्स आप लेंगे तो उसमें वो आपको टेबल थोड़ा याद रखना है। जैसे मैंने वो कहा था वो क्या नाम था, FOH के चैप्टर में भी एक टेबल रटा लगाया हुआ था आपने, वो बेसिस वाला, वैसे यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे, ये तो रेट निकला है, क्या निकला है, रेट के बाद अगला काम आपने, जो अगला कॉलम है उसमें अगर मिसाल के तौर पर 2 प्रोडक्ट आपके इदारे में बनती हैं, कितनी, तो आप यहां पर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये जो 200 रुपए पर ऑर्डर है, कितने, वो अब आपको बताएगा जी प्रोडक्ट ए के लिए 300 ऑर्डर पूरे साल में प्लेस किए हैं, ए के लिए 300, बी के लिए 700, वो जो 1000 था ना उस 1000 ऑर्डर का, इसके लिए कितने ऑर्डर पूरे साल में प्लेस हुए एक्चुअली 300, और इसके लिए 700 ऑर्डर्स। तो ये मेरा ख्याल है 60,000। वो 2 लाख के टुकड़े हो गए, वो देखें, वो जो 2 लाख रुपए सामने नजर आ रहा है, उस 2 लाख के टुकड़े हो गए 60,000 और 140। अगले वाला भी ऐसे ही होगा, क्या था 2 रुपए पर इंस्पेक्शन। तो अब आप क्या करेंगे, 2 रुपए पर इंस्पेक्शन है, तो आप कहेंगे सर जी प्रोडक्ट ए की नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बताएं, ए की, सिर्फ सारी नहीं, प्रोडक्ट ए की टोटल इंस्पेक्शन कितनी है। तो मिसाल के तौर पर इसकी 40,000 इंस्पेक्शंस हैं, और उसकी मिसाल दे रहा हूं, और उसकी 10,000 इंस्पेक्शन है। 40 और 10 मिला लो तो वो नीचे कितनी इंस्पेक्शन है, 50,000। ठीक है, समझ आ रही है। अब ये जो रुपीस में जवाब आएंगे, इन सारे जवाबात को आप क्या कर लेंगे, टोटल, इन आंसर्स को क्या कर लेंगे, टोटल। तो ये प्रोडक्ट वाइज टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। अगर उसने टोटल मांगी हो तो ठीक है, अगर वो कह दे नहीं नहीं पर यूनिट निकालो, ये जवाब आ गया आपका। इसको जब जमा करोगे, इसको और नीचे जो जवाब आएगा इनको जमा कर लें, जमा करके जो जवाब आता है ये अगर मांग ले ठीक है, इधर भी प्लस करेंगे। अगर वो कहे नहीं जी पर यूनिट निकालो, ये तो टोटल आया, नहीं नहीं मुझे प्रोडक्ट ए का पर यूनिट बताओ ओवरहेड्स, प्रोडक्ट बी के पर यूनिट बताओ, फिर इसके बाद आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल में है, पर यूनिट पे नहीं है। तो आप इसको डिवाइड किस पे करेंगे, हर प्रोडक्ट के यूनिट्स। तो ये आंसर आ जाएगा ओवरहेड कॉस्ट
अगर पर यूनिट मांगे तो करना, नहीं तो शीट वहीं खत्म हो गई है। समझ आ रही है? कर लेंगे? नहीं बात समझ आई? इधर भी ऐसे ही करना, सॉरी, यूनिट्स पे डिवाइड करना है। अगर उसने कहा हो कि ओवरहेड्स निकालो प्रोडक्ट ए और बी के, ए बी सी से, पर यूनिट नहीं कहा हुआ, तो आपका जवाब यहां तक होगा। ये नीचे वाला स्टेप कब करना है? जब उसने पर यूनिट डिमांड किया हो। खत्म हो गया टॉपिक। बस अब मैंने आपको दो बातें बतानी है। एक, किस खर्चे की क्या बेस होती है, और मैंने बतानी क्या है, बस पढ़नी है और बीच में कोई एक आधा एक्सप्लेन कर देना है। बाकी फिलहाल अभी आपने क्या करना है, वो टेबल पढ़ने से पहले, टेबल पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन, फिलहाल अभी ये टेबल है जो अभी मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में, शायद आपको ये नज़र आ रहा हो कि किस खर्चे की क्या बेस होती है। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दें आप, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है जनाब। तो आई कैप की किताब में से ये एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, शायद आप सबको नज़र आ रही हो। एग्जाम्पल 1 जी, नज़र आ रही है सबको? एग्जाम्पल 1 कहता है, रिक्वायरमेंट पे आए। रिक्वायरमेंट कहता है कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट बतानी है, हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट। ये यहां लिखा नहीं जाना। हाँ जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कहता है हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। प्रोडक्ट कितनी है? जे और दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट वाइज बतानी है, लेकिन टोटल नहीं मांगी, पर यूनिट मांगी, यानी आपको यहां तक आना पड़ेगा। अच्छा, डेटा क्या दिया हुआ है जरा देखें। कहता है राजपूत एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट जे एंड के यूजिंग द सेम इक्विपमेंट एंड सेम प्रोसेसेस। आपको जून के मंथ का डेटा दिया है। तो प्रोडक्ट जे के टोटल कितने की क्वांटिटी प्रोड्यूस किया आपने? 5000, 7000। लेबर आवर पर यूनिट कितने हैं? 1 घंटा और 2 घंटे। पकड़ें कैलकुलेटर। अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट जे के टोटल आवर्स बताएं, प्रोडक्ट जे के, मुझे नहीं पता जरूरत है कि नहीं, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट जे के टोटल घंटे बताएं। ये 1 यूनिट के घंटे हैं, 1 यूनिट बने तो 1 घंटे में बनता है, 1 यूनिट 1 घंटे में बनता है प्रोडक्ट जे का। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इसके टोटल डायरेक्ट लेबर आवर तो बताएं, तो आप कहेंगे सर जी 1 घंटा 1 यूनिट को बनाने पे लगता है, तो 5000 यूनिट कितनी देर में बनेंगे? तो इसके अगर मैं आपसे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर पूछ लूं प्रोडक्ट जे के, तो 1 लेबर आवर इंटू 5000 यूनिट, कितने घंटे टोटल बने? प्रोडक्ट के 2 घंटे 1 यूनिट पे लगते हैं, तो 7000 यूनिट्स टोटल बनने हैं। कितने बनने हैं? जी, तो 7 और 2 घंटे के हिसाब से प्रोडक्ट के पे 2 घंटे लगने हैं, 7000 यूनिट बनने हैं, तो या बने हैं टोटल 14000। कंपनी लेवल पे टोटल घंटे कितने? ये प्रोडक्ट लेवल पे हैं। प्रोडक्ट जे के टोटल घंटे 5000, के कितने? ओवरऑल कंपनी के कितने हैं? हाँ, कंपनी लेवल पे टोटल घंटे, जो टोटल घंटे ओवरऑल बिजनेस के, वो हैं 19000। रेट के नीचे जो जाने हैं ना, रेट के नीचे जो ड्राइवर लेना है वो ये, अगर जरूरत पड़ी तो। समझ आ रही है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेस में ये नीचे लेंगे। आगे चलें, मशीन आवर पर यूनिट, इसके साथ भी जरा सलूक करो। बताओ, अगर मैं कहूं प्रोडक्ट जे के टोटल मशीन आवर कितने हैं? 15000। प्रोडक्ट लेवल पे ये 15000 है जी। ये कितने हैं? 7000।
आगे चलें, बस ठीक है। तो जमा करके कंपनी लेवल पे 15 जमा 7, ओवरऑल कंपनी लेवल पे आते हैं 22,000। ज़रूरत है नहीं है, मैंने बना लिया वैसे, पता नहीं ज़रूरत है कि नहीं, वैसे ही मैंने बताया आपको, कई लोगों को ये आता नहीं कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, सेटअप्स, नंबर ऑफ बैचेस को ही कहते हैं सेटअप्स। नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ सेटअप्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ सेटअप्स यानी प्रोडक्ट जे की साल में 10 दफ़ा प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट के की साल में इसके साथ कहीं पर यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो ये प्रोडक्ट के लिए टोटल ही दिए हुए हैं। आगे ऑर्डर्स हैंडल्ड या नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, पता नहीं किसी के ऑर्डर होंगे, कस्टमर के हैं या किसके हैं, ऑर्डर्स हैंडल्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर असल में ये हैंडल्ड है, इसके साथ लिखा नहीं हुआ, आगे यहाँ पे लिखा होना चाहिए क्योंकि ये आई कैप की किताब के सवाल हैं, तो किताब में मसाइल पाए जाते हैं। यहाँ पे आगे यूनिट लिखा होता है कि ये ऑर्डर हैंडल का मतलब टाइम है कि तादाद है, तो वो नहीं है, तो तादाद मुराद है, नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल। इसके 15 कस्टमर के ऑर्डर हैंडल हुए शायद, या जो भी ऑर्डर हैं, और इसके 60। अब नीचे आ जाएं जी, नंबर ऑफ फ़र्क क्या है जी, नंबर ऑफ बैचेस होते क्या है वैसे, नंबर ऑफ बैचेस एक प्रोडक्ट की, हाँ ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग की है सारी बिक जाए, ऑर्डर कस्टमर से आना है, ऑर्डर आएंगे, उनकी प्रोसेसिंग होगी, उनको लाइन में लगा के डेट के हिसाब से डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो जब तक चीज़ बिकनी नहीं, ऑर्डर नहीं आने, ऑर्डर का ताल्लुक बिकने के साथ है, ऑर्डर हैंडलिंग, तो बैचेस का ताल्लुक बनाने के साथ है, दोनों का ताल्लुक फ़र्क है। अब उसने ये 3 पूल दिए हुए हैं, ये जो नीचे कॉस्ट दिए ना, ओवरहेड कॉस्ट हेडिंग लिखा हुआ है, ये इस सवाल में 3 एक्टिविटीज और उनकी कॉस्ट पूल दिए हुए हैं। तो पहली कॉस्ट का क्या नाम है, अब मशीन रिलेटेड कॉस्ट जो होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है मशीन रिलेटेड, ये तो वो वही पुराने वाले नॉलेज से, मशीन रिलेटेड की बेस लेबर आवर तो नहीं हो सकती, हाँ जी, इसकी बेस या ड्राइवर होगा टोटल मशीन आवर। हाँ जी, सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन रन, या इसका दूसरा नाम होता है सेटअप कॉस्ट, तो ऊपर वो दिया हुआ है, नाम से ही तुक्का भी लगा सकते हैं कि इसमें भी इंग्लिश में सेटअप है, ऊपर भी सेटअप है, ये कॉस्ट है, ऊपर बेस है, तो इसके लिए बेस इस्तेमाल होगी टोटल नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ सेटअप्स। ऑर्डर हैंडलिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, ये ऊपर बेस दी हुई थी, नीचे खर्चा है, ये ऊपर बेस दिया है। आपसे कहते हैं एबीसी को इस्तेमाल करते हुए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए आपने ओवरहेड कॉस्ट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आए जी मेरे साथ साथ लिखें, डाटा ये देख लें ज़रा, आप लोग इसकी तस्वीर ले लें, क्योंकि आपके पास सवाल नहीं है, कुछ लोग मेरे से आगे करने के आदी होते हैं, वो बेहतर है, तो वो ये तस्वीर ले लें और करी जाए मेरे साथ साथ, या मुझसे ऊपर वाली स्टोरी नहीं चाहिए, ये बस डाटा चाहिए जी। हाँ, ले ली तस्वीर, आ जाए, आए मेरे साथ सॉल्व करें सवाल। अब आपके सामने क्वेश्चन आपके पास है, लिखें जी, क्या मांगा है उसने, आई कैप की बुक की एग्जाम्पल है, मेरे नोट्स में एग्जाम्पल 1 है, बस भी आवाज़ ना आए, आवाज़ क्यों आती है आपकी। एग्जाम्पल 1, ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट निकालें, और ये ए बी सिस्टम से निकालनी है, तो शीट बना 3 कॉलम होते हैं, ये मेन रिक्वायरमेंट है बस। हाँ जी, सबसे पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या देनी है, कॉस्ट पूल्स, और ब्रैकेट में कॉस्ट ड्राइवर्स। तो जो पहला कॉलम है कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर, दूसरे में आपने रेट निकालना है, एक्टिविटी बेस्ड OAR, ये दूसरा कॉलम है।
चलें जी, कॉपी करें डेटा क्वेश्चन से। पहली एक्टिविटी जिसकी कॉस्ट दी हुई है, तो पहली एक्टिविटी या पहला पूल का क्या नाम है? मशीन रिलेटेड कॉस्ट। पहली एक्टिविटी या पहला जो पूल है उसका नाम है मशीन रिलेटेड कॉस्ट। इसको मशीनिंग भी कह सकते हैं, मशीनिंग। पहली एक्टिविटी क्या नाम है? मशीन रिलेटेड कॉस्ट या मशीनिंग। और इसकी बेस रखनी है टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स ये बेस है, टोटल मशीन आवर्स। बेस को ड्राइवर भी कहते हैं। दूसरी एक्टिविटी का नाम मेरा ख्याल है सेटअप कॉस्ट है, या पूरा प्रोडक्शन सेटअप पूरा है, लेकिन आप शॉर्ट करके लिख लें सेटअप कॉस्ट। और उसकी जो बेस होगी, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स या बैचेस। बैचेस को ही सेटअप्स भी कहते हैं। एक ही चीज के तीन नाम है, अभी मैंने दो बोले हैं। साथ साथ लिखते जाएं, कॉपी करते जाएं। कुछ लोग कैलकुलेशन साथ साथ करते जाते हैं, वो भी बेहतर है जी। तो सेटअप के बाद जो तीसरी एक्टिविटी है या पूल है उसका नाम है ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट। ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट। ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट है कहीं पे? तो इसकी बेस क्या लेनी है? टोटल नंबर ऑफ orders are distributed according to activities consumed in manufacturing and आपने ओवरहेड्स को किस बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक्टिविटीज की। और वो एक्टिविटीज प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी होती हैं और कुछ एक्टिविटीज बेचने के लिए भी होती हैं। यहां से जो बात एक नई बेचने वाली है वो ऐड हुई है। जो आपने ये पढ़ा था ना, इसका ताल्लुक सिर्फ फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड्स के साथ था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपने फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस भी और फैक्ट्री से बाहर सेलिंग एडमिन के भी कोई कॉमन एक्सपेंस हैं, उन तमाम एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? तमाम एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो कॉमन एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें चाहिए एक्टिविटी बेस्ड OAR। क्या चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए मैंने आपसे कल कहा था एक्टिविटी बेस्ड रेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल बेस। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल बेस। जी बेटा, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी थी इसका एक टेक्निकल नाम भी था, कॉस्ट पूल। मुश्किल नाम इसका क्या है? अगर आपके इदारे में 5 एक्टिविटीज परफॉर्म करके ये माउस बनता है, मिसाल दे रहा हूं, तो 5 एक्टिविटीज परफॉर्म करने से अगर ये माउस बन रहा है तो हर एक्टिविटी पे कुछ खर्चा होगा। उस खर्चे को इकट्ठा कर लो, उस टोटल खर्चे को एक एक्टिविटी के क्या कहा जाता है? कॉस्ट पूल। ये खर्चा डायरेक्ट वाला नहीं होगा, कॉमन इनडायरेक्ट खर्चा होगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? कॉस्ट पूल। क्वेश्चन में ये दिए होंगे पूल। अच्छा, नीचे जो बेस होती है, बेस को हमारा ये टॉपिक बेस नहीं कह रहा, ड्राइवर कह रहा है या कॉस्ट ड्राइवर कह रहा है। तो इसके नीचे आपने टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर या कॉस्ट ड्राइवर रखनी है। तो जब भी मैं ड्राइवर का लफ्ज बोलूंगा तो उसका मतलब है वो बेस है जिस बुनियाद पर आपने कॉमन खर्चे को तकसीम करना है। बार बार मैं बता रहा हूं, किसी ना किसी बुनियाद पे खर्चा तकसीम होना है। मैंने मिसाल दी थी घर का किचन का खर्चा है, तो अब्बू कहते हैं मैं बताता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब है वहाँ अब्बू बुनियाद हैं जिन्होंने खर्चे की तकसीम के मुतालिक आपको गाइड करना है।
या अबू कहेंगे भाई जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा खर्चा किचन का बियर करेगा, तो लेवल ऑफ योर इनकम कैन बी बेस। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह इदारे ने भी खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो खर्चों की कोई ना कोई बेस होगी। उस बेस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर या क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। अच्छा, अब आपको जो न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ये कहेगा ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्ट्स में। ओवरहेड्स को क्या करें? तो आपने ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जैसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे हैं वैसे ही यहां पर एबीसी में डिस्ट्रीब्यूशन की शीट कैसी बनेगी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन की शीट कैसे बनेगी? ये शीट ही आती है पेपर में। इस शीट का जो जवाब है वो आगे जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो, लेकिन असल में आपको ये शीट आनी चाहिए। तो शीट के अंदर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला कॉलम ये होगा कि आप डिफरेंट कॉस्ट पूल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस्ट पूल्स। कॉस्ट पूल क्या होंगे? मतलब एक्टिविटीज होंगी उनकी कॉस्ट। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था सप्लायर से बार बार माल मंगवाते हैं, इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट एक एक्टिविटी है। अब आपने खाली एक्टिविटी नहीं लिखनी, बल्कि ब्रैकेट में हर एक्टिविटी का क्वेश्चन में ड्राइवर दिया होगा, वो भी कॉपी कर लेना है। ड्राइवर भी कॉपी कर लेना है, ठीक है? ड्राइवर भी कॉपी करना है। जैसे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी का जो ड्राइवर था, कल मैंने बताया प्रोक्योरमेंट का नंबर ऑफ साल में कितनी दफा माल सप्लायर से मंगवाते हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। ये आगे कॉलम भी बना सकते हो बेस का, मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं, जरा शीट छोटी बनानी है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी। बाकी अगर आप चाहें तो आगे कॉलम बेस के नाम से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोक्योरमेंट एक एक्टिविटी है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एक और एक्टिविटी है। तो इसके लिए कोई भी बेस बता सकता है, शायद वो आपको नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस दे दे। शरारतें नहीं करनी बेटा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस दे दे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दे दे, इंस्पेक्शन टाइम जो देगा। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्शन सेटअप या प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। तो मैंने कहा था प्रोडक्ट बनाने से पहले मशीन को रोका जाता है और उसे साफ सुफ किया जाता है। तो ये जो सेटअप है, सेटअप एक्टिविटी या सेटअप कॉस्ट, इसके लिए बेस थी नंबर ऑफ बैचेस, जो कल आपने कैलकुलेट भी किए कैसे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये कॉपी कर लेने हैं। इसके बाद क्या होगा? हर एक्टिविटी का रेट निकालेंगे। हर एक्टिविटी का क्या निकालेंगे? रेट। तो अगला कॉलम होगा एक्टिविटी बेस्ड OAR। वो कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में वो आपसे कहता है जी टोटल, ये सारा एज्यूम डाटा है, टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है 2 लाख रुपए। प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी का टोटल खर्चा कितना है? और पूरे साल में 1000 ऑर्डर हमने सप्लायर को प्लेस करने हैं, तो 200 रुपया पर ऑर्डर। ऐसे ही हर एक्टिविटी का रेट निकाल लेंगे। इधर आपको टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट दी है 1 लाख रुपया, और पूरे साल में 50,000 इंस्पेक्शंस होनी है, यानी 50,000 दफ़ा चीज़ें चेक करनी है कि सही बनी है कि नहीं। ये बताया होगा क्वेश्चन में। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा इंस्पेक्शन करने पे 2 रुपए का खर्चा हो रहा है। इसी तरह 50,000 रुपए का सेटअप का खर्चा है, मशीन को प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी करना, और पूरे साल में 1000 बैचेस बनने हैं, 1000 दफ़ा प्रोडक्शन होनी है। तो मेरा ख्याल है क्या आता है 50 पर बैच या सेटअप। बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कौन से एक्सपेंस की क्या बेस लेनी है? तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, नाम करीब करीब है। बाकी आपको मैं अभी ये भी दिखा देता हूं कि किस पूल की नॉर्मली क्या बेस होती है, ठीक है? वो नोट्स आप लेंगे तो उसमें वो आपको टेबल थोड़ा याद रखना है। जैसे मैंने वो कहा था वो क्या नाम था, FOH के चैप्टर में भी एक टेबल रटा लगाया हुआ था आपने, वो बेसिस वाला, वैसे यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे? ये तो रेट निकला है,
क्या निकला है? रेट के बाद अगला काम आपने, जो अगला कॉलम है उसमें अगर मिसाल के तौर पर 2 प्रोडक्ट आपके इदारे में बनती हैं, कितनी? तो आप यहां पर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करेंगे। वो कैसे करेंगे? ये जो 200 रुपए पर ऑर्डर है, कितने? वो अब आपको बताएगा जी प्रोडक्ट ए के लिए 300 ऑर्डर पूरे साल में प्लेस किए हैं, ए के लिए 300, बी के लिए 700। वो जो 1000 था ना, उस 1000 ऑर्डर का, इसके लिए कितने ऑर्डर पूरे साल में प्लेस हुए? एक्चुअली 300, और इसके लिए 700 ऑर्डर्स। तो ये मेरा ख्याल है 60,000। वो 2 लाख के टुकड़े हो गए। वो देखें, वो जो 2 लाख रुपए सामने नजर आ रहा है, उस 2 लाख के टुकड़े हो गए 60,000 और 140। अगले वाला भी ऐसे ही होगा। क्या था? 2 रुपए पर इंस्पेक्शन। तो अब आप क्या करेंगे? 2 रुपए पर इंस्पेक्शन है, तो आप कहेंगे सर जी प्रोडक्ट ए की नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बताएं। ए की, सिर्फ, सारी नहीं, प्रोडक्ट ए की टोटल इंस्पेक्शन कितनी है? तो मिसाल के तौर पर इसकी 40,000 इंस्पेक्शंस हैं, और उसकी मिसाल दे रहा हूं, और उसकी 10,000 इंस्पेक्शन है। 40 और 10 मिला लो तो वो नीचे कितनी इंस्पेक्शन है? 50,000। ठीक है, समझ आ रही है? अब ये जो रुपीस में जवाब आएंगे, इन सारे जवाबात को आप क्या कर लेंगे? टोटल। इन आंसर्स को क्या कर लेंगे? टोटल। तो ये प्रोडक्ट वाइज टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। अगर उसने टोटल मांगी हो तो ठीक है, अगर वो कह दे नहीं नहीं पर यूनिट निकालो, ये जवाब आ गया आपका। इसको जब जमा करोगे, इसको और नीचे जो जवाब आएगा इनको जमा कर लें। जमा करके जो जवाब आता है ये अगर मांग ले, ठीक है, इधर भी प्लस करेंगे। अगर वो कहे नहीं जी पर यूनिट निकालो, ये तो टोटल आया, नहीं नहीं मुझे प्रोडक्ट ए का पर यूनिट बताओ ओवरहेड्स, प्रोडक्ट बी के पर यूनिट बताओ, फिर इसके बाद आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल में है, पर यूनिट पे नहीं है। तो आप इसको डिवाइड किस पे करेंगे? हर प्रोडक्ट के यूनिट्स। तो ये आंसर आ जाएगा ओवरहेड कॉस्ट। अगर पर यूनिट मांगे तो करना, नहीं तो शीट वहीं खत्म हो गई है। समझ आ रही है? कर लेंगे? नहीं, बात समझ आई? इधर भी ऐसे ही करना, सॉरी, यूनिट्स पे डिवाइड करना है। अगर उसने कहा हो कि ओवरहेड्स निकालो प्रोडक्ट ए और बी के, ए बी सी से, पर यूनिट नहीं कहा हुआ, तो आपका जवाब यहां तक होगा। ये नीचे वाला स्टेप कब करना है? जब उसने पर यूनिट डिमांड किया हो। खत्म हो गया टॉपिक। बस अब मैंने आपको 2 बातें बतानी है। एक, किस खर्चे की क्या बेस होती है, और मैंने बतानी क्या, बस पढ़नी है और बीच में कोई एक आधा एक्सप्लेन कर देना है। बाकी फिलहाल अभी आपने क्या करना है, वो टेबल पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन, फिलहाल अभी ये टेबल है जो अभी मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में, शायद आपको ये नज़र आ रहा हो कि किस खर्चे की क्या बेस होती है। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दें आप, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है जनाब। तो आई कैप की किताब में से ये एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, शायद आप सबको नज़र आ रही हो, एग्जाम्पल 1 जी, नज़र आ रही है सबको? एग्जाम्पल 1 कहता है, रिक्वायरमेंट पे आए। रिक्वायरमेंट कहता है कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट बतानी है, हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट। ये यहां लिखा नहीं जाना। हाँ जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कहता है हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। प्रोडक्ट कितनी है? जे और 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट वाइज बतानी है, लेकिन टोटल नहीं मांगी, पर यूनिट मांगी, यानी आपको यहां तक आना पड़ेगा।
अच्छा डेटा क्या दिया हुआ है ज़रा देखें, कहता है राजपूत एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट जे एंड के यूजिंग द सेम इक्विपमेंट एंड सेम प्रोसेसेस। आपको जून के मंथ का डेटा दिया है, तो प्रोडक्ट जे के टोटल कितने की क्वांटिटी प्रोड्यूस किया आपने? 5000, 7000। लेबर आवर पर यूनिट कितने हैं? 1 घंटा और 2 घंटे। पकड़ें कैलकुलेटर। अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट जे के टोटल आवर्स बताएं, प्रोडक्ट जे के, मुझे नहीं पता जरूरत है कि नहीं, लेकिन वैसे पूछ रहा हूं प्रोडक्ट जे के टोटल घंटे बताएं। ये 1 यूनिट के घंटे हैं, 1 यूनिट बने तो 1 घंटे में बनता है, 1 यूनिट 1 घंटे में बनता है प्रोडक्ट जे का। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इसके टोटल डायरेक्ट लेबर आवर तो बताएं, तो आप कहेंगे सर जी 1 घंटा 1 यूनिट को बनाने पे लगता है, तो 5000 यूनिट कितनी देर में बनेंगे? तो इसके अगर मैं आपसे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर पूछ लूं प्रोडक्ट जे के, तो 1 लेबर आवर इंटू 5000 यूनिट, कितने घंटे टोटल बने? प्रोडक्ट के 2 घंटे 1 यूनिट पे लगते हैं, तो 7000 यूनिट्स टोटल बनने हैं। कितने बनने हैं जी? तो 7 और 2 घंटे के हिसाब से प्रोडक्ट के पे 2 घंटे लगने हैं, 7000 यूनिट बनने हैं, तो या बने हैं टोटल 14000। कंपनी लेवल पे टोटल घंटे कितने? ये प्रोडक्ट लेवल पे हैं। प्रोडक्ट जे के टोटल घंटे 5000, के कितने? ओवरऑल कंपनी के कितने हैं? हाँ, कंपनी लेवल पे टोटल घंटे, जो टोटल घंटे ओवरऑल बिजनेस के वो हैं 19000। रेट के नीचे जो जाने हैं ना, रेट के नीचे जो ड्राइवर लेना है वो ये, अगर जरूरत पड़ी तो। समझ आ रही है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेस में ये नीचे लेंगे। आगे चलें, मशीन आवर पर यूनिट, इसके साथ भी जरा सलूक करो। बताओ अगर मैं कहूं प्रोडक्ट जे के टोटल मशीन आवर कितने हैं? 15000। प्रोडक्ट लेवल पे ये 15000 है जी। ये कितने हैं? 7000। आगे चलें, बस ठीक है। तो जमा करके कंपनी लेवल पे 15 जमा 7, ओवरऑल कंपनी लेवल पे आते हैं 22000। ज़रूरत है नहीं है, मैंने बना लिया, वैसे पता नहीं ज़रूरत है कि नहीं, वैसे ही मैंने बताया आपको। कई लोगों को ये आता नहीं कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, सेटअप्स, नंबर ऑफ बैचेस को ही कहते हैं सेटअप्स। नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ सेटअप्स एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ सेटअप्स यानी प्रोडक्ट जे की साल में 10 दफ़ा प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट के की साल में इसके साथ कहीं पर यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो ये प्रोडक्ट के लिए टोटल ही दिए हुए हैं। आगे ऑर्डर्स हैंडल्ड या नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, पता नहीं किसी के ऑर्डर होंगे, कस्टमर के हैं या किसके हैं। ऑर्डर्स हैंडल्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर असल में ये हैंडल्ड है, इसके साथ लिखा नहीं हुआ, आगे यहाँ पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये आई कैप की किताब के सवाल हैं, तो किताब में मसाइल पाए जाते हैं। यहाँ पे आगे यूनिट लिखा होता है कि ये ऑर्डर हैंडल का मतलब टाइम है कि तादाद है, तो वो नहीं है, तो तादाद मुराद है। नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल, इसके 15 कस्टमर के ऑर्डर हैंडल हुए शायद, या जो भी ऑर्डर हैं, और इसके 60। अब नीचे आ जाएं जी, नंबर ऑफ फ़र्क क्या है जी? नंबर ऑफ बैचेस होते क्या है वैसे? नंबर ऑफ बैचेस एक प्रोडक्ट की, हाँ, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग की है सारी बिक जाए। ऑर्डर कस्टमर से आने हैं, ऑर्डर आएंगे, उनकी प्रोसेसिंग होगी, उनको लाइन में लगा के डेट के हिसाब से डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो जब तक चीज़ बिकनी नहीं, ऑर्डर नहीं आने। ऑर्डर का ताल्लुक बिकने के साथ है, ऑर्डर हैंडलिंग, तो बैचेस का ताल्लुक बनाने के साथ है। दोनों का ताल्लुक फ़र्क है। अब उसने ये 3 पूल दिए हुए हैं, ये जो नीचे कॉस्ट दिए ना, ओवरहेड कॉस्ट हेडिंग लिखा हुआ है, ये इस सवाल में 3 एक्टिविटीज और उनकी कॉस्ट पूल दिए हुए हैं। तो पहली कॉस्ट का क्या नाम है? अब मशीन रिलेटेड कॉस्ट जो होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है मशीन रिलेटेड, ये तो वो वही पुराने वाले नॉलेज से मशीन रिलेटेड की बेस लेबर आवर तो नहीं हो सकती।
हाँ जी, इसकी बेस या ड्राइवर होगा टोटल मशीन आवर। हाँ जी, सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन रन या इसका दूसरा नाम होता है सेटअप कॉस्ट। तो ऊपर वो दिया हुआ है, नाम से ही तुक्का भी लगा सकते हैं कि इसमें भी इंग्लिश में सेटअप है, ऊपर भी सेटअप है। ये कॉस्ट है, ऊपर बेस है, तो इसके लिए बेस इस्तेमाल होगी टोटल नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ सेटअप्स। ऑर्डर हैंडलिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, ये ऊपर बेस दी हुई थी, नीचे खर्चा है, ये ऊपर बेस दिया है। आपसे कहते हैं एबीसी को इस्तेमाल करते हुए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए आपने ओवरहेड कॉस्ट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आए जी मेरे साथ साथ लिखें, डाटा ये देख लें ज़रा, आप लोग इसकी तस्वीर ले लें, क्योंकि आपके पास सवाल नहीं है। कुछ लोग मेरे से आगे करने के आदी होते हैं, वो बेहतर है, तो वो ये तस्वीर ले लें और करी जाए मेरे साथ साथ, या मुझसे ऊपर वाली स्टोरी नहीं चाहिए, ये बस डाटा चाहिए जी। हाँ, ले ली तस्वीर, आ जाए, आए मेरे साथ सॉल्व करें सवाल। अब आपके सामने क्वेश्चन आपके पास है, लिखें जी क्या मांगा है उसने। आई कैप की बुक की एग्जाम्पल है, मेरे नोट्स में एग्जाम्पल 1 है। बस भी आवाज ना आए, आवाज क्यों आती है आपकी। एग्जाम्पल 1 क्या है, ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट निकालें, और ये ए सिस्टम से निकालनी है। तो शीट बनाया, सिंपल सी छोटी सी है, 3 कॉलम होते हैं, ये मेन रिक्वायरमेंट है बस। हाँ जी, सबसे पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या देनी है, कॉस्ट पूल्स, और ब्रैकेट में कॉस्ट ड्राइवर्स, बेसिक नाम भी लिखना। तो जो पहला कॉलम है कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर, दूसरे में आपने रेट निकालना है, एक्टिविटी बेस्ड OAR, ये दूसरा कॉलम है। चलें जी, कॉपी करें डाटा क्वेश्चन से। पहली एक्टिविटी जिसकी कॉस्ट दी हुई है, तो पहली एक्टिविटी या पहला पूल का क्या नाम है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट। पहली एक्टिविटी या पहला जो पूल है उसका नाम है मशीन रिलेटेड कॉस्ट, इसको मशीनिंग भी कह सकते हैं, मशीनिंग। पहली एक्टिविटी क्या नाम है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट या मशीनिंग, और इसकी बेस रखनी है टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स, ये बेस है टोटल मशीन आवर्स। बेस को ड्राइवर भी कहते हैं। दूसरी एक्टिविटी का नाम मेरा ख्याल है सेटअप कॉस्ट है, या पूरा प्रोडक्शन सेटअप पूरा है, लेकिन आप शॉर्ट करके लिख लें सेटअप कॉस्ट, और उसकी जो बेस होगी, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स या बैचेस, बैचेस को ही सेटअप्स भी कहते हैं। एक ही चीज के 3 नाम है, अभी मैंने 2 बोले हैं। साथ साथ लिखते जाएं, कॉपी करते जाएं, कुछ लोग कैलकुलेशन साथ साथ करते जाते हैं, वो भी बेहतर है जी। तो सेटअप के बाद जो तीसरी एक्टिविटी है या पूल है, उसका नाम है ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट है कहीं पे। तो इसकी बेस क्या लेनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड। ये आपने जो डाटा था उसकी तस्वीर ले ली थी, उसके मुताबिक आप ये करते जाएं। पहले कॉपी कर लिया,
जैसे हम शीट में बेसिस कॉपी करते थे वैसे ही कॉपी कर लिया। अब आप रेट कैलकुलेट करेंगे, इसमें कैलकुलेटर पे नहीं करना, लिख के दिखाना है रेट कैसे निकलना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। रेट कैसे निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट को ऊपर रखेंगे। हाँ जी, जो पहली एक्टिविटी है उसकी टोटल कॉस्ट दी हुई थी 2,20,000, 2,20,000। टोटल मशीन आवर्स नहीं दिए हुए थे, टोटल मशीन आवर मैंने ऊपर निकाले हैं। ये 15,000 जे के, 7,000 के टोटल कितने बने, 22,000। तो लिखें जी 22,000 टोटल मशीन आवर, 22,000 टोटल मशीन आवर। और ये जहां पे शीट बना रहे हैं उससे अगले सफ़े पे ये वर्किंग शो करें कैसे निकले। अगले सफ़े पे इसी पेज के चाहे बॉटम पे कर लें, तो वर्किंग 1 लिखें। ये पेपर में अगर आपको मशीन आवर नहीं दिए हुए तो ये बनाने की वर्किंग शो करेंगे, टोटल मशीन आवर्स। हाँ जी, टोटल मशीन आवर्स प्रोडक्ट जे के और प्रोडक्ट के, फिर ओवरऑल कंपनी के ग्रैंड टोटल। तो मशीन आवर कितने दिए हुए थे, हाँ जी 3 घंटे इंटू 5,000 यूनिट, तो 15,000 घंटे आ गए थे मशीन आवर। और दूसरी प्रोडक्ट के मेरा ख्याल है कितने मशीन आवर, एक, हाँ जी 1 घंटा पर यूनिट इंटू 7,000 यूनिट्स, टोटल 7,000 टोटल मशीन आवर आ गए। ओवरऑल कंपनी में इन दोनों को जमा कर लें। पंद्रह और 7 22, ये 22 उधर जाके रेट के नीचे लिखना है और यहाँ रेफरेंस दें वर्किंग का, वर्किंग 1 से आया, ये ऊपर जाकर वर्किंग रेफरेंस दें, ये वर्किंग 1 से आया है 22,000। जी जनाब, क्या आता है अब ये डिवाइड करके, 10 रुपीज़ पर मशीन आवर, ये रेट हो गया। ऐसे ही निकालो दूसरा सेटअप कॉस्ट, ये रेट आया 10 रुपीज़, खाली 10 नहीं लिखना, 10 रुपीज़ पर मशीन आवर, 10 रुपीज़ पर मशीन आवर, ये रुपीज़ में आया रेट। अगली सेटअप कॉस्ट के पूल की टोटल कॉस्ट क्या थी, सेटअप कॉस्ट की 20,000, और टोटल सेटअप्स ऊपर 10 और 40 ये मिला के 50 हैं, ठीक है। टोटल सेटअप्स हैं 50, इनके लिए कोई बहुत टेक्निकल वर्किंग नहीं थी, सीधी सीधी रकम थी। टोटल सेटअप्स 50 हैं या टोटल बैचेस 50 हैं, 400 रुपया पर सेटअप होगा शायद, ऐसे ही है। आगे नेक्स्ट, तीसरा ऑर्डर हैंडलिंग 45,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट वाइज ऑर्डर दिए थे मुझे, पूरी कंपनी के चाहिए, मेरा ख्याल है दोनों को जमा करके 15 जमा 60 मिला लो तो 75 ऑर्डर्स, क्या आता है 600 रुपया पर ऑर्डर। ये अब आपका रेट आ गया है। इसके आगे जो तीसरा कॉलम है उसको कहेंगे ओवरहेड एब्जॉर्ब की कॉस्ट, प्रोडक्ट जी क्या नाम है, प्रोडक्ट जे और प्रोडक्ट के।
प्रोडक्ट जे और प्रोडक्ट के। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, तो सिंपली जो ये रेट्स आए हैं इनको प्रोडक्ट वाइज डेटे से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट वाइज टोटल डेटे से, प्रोडक्ट वाइज जो ये रेट आए हैं तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्रोडक्ट वाइज। यही काम आप पहले भी करते रहे हैं। तो हाँ जी, रेट कितना है, 10 रुपीज़ पर मशीन आवर इंटू प्रोडक्ट जे के टोटल मशीन आवर जो निकाले हुए थे, प्रोडक्ट जे के 15,000 मशीन आवर्स, 10 रुपये इंटू 7,000 मशीन आवर्स, तो मेरा ख्याल है 70,000 और ये 1,50,000। 15 और 7। अगले केस में जी देखो, अब प्रोडक्ट वाइज वो क्वेश्चन का डेटा होना चाहिए। 400 रुपया पर सेटअप है। कितने सेटअप्स थे प्रोडक्ट वाइज, 10 सेटअप्स और 40 सेटअप्स। बिल्कुल जैसे एरिया की बेस पे हमको खर्चे करते थे तो दोनों का एरिया अकेले अकेले का ले लेते थे। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है 4,000 आ जाएगा, रुपीज़ ऊपर लिख दिए एक दफ़ा, और ये आ जाएगा 16,000। नेक्स्ट अगला, सॉरी 600 रुपया पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 15 ऑर्डर्स, 9,000। 60 ऑर्डर्स, तो प्रोडक्ट ए जे के हिस्से में ये 3 खर्चे आए हैं ओवरहेड्स के, इतनी इतनी अमाउंट, के में भी यही 3 आए हैं। अब इनका टोटल कर लें, इसका टोटल कर लें इस तरह, या जैसे भी यहाँ पे, तो टोटल कर लें तो प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स आ जाएंगे, या ओवरहेड जो भी हैं 160, लेकिन उसने पर यूनिट पूछे थे वैसे, ये हमारा नामुकम्मल अभी जवाब है। और ये प्रोडक्ट जे के आए हैं 1,63,000 और के इसको अब यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने जितने यूनिट हर प्रोडक्ट के बनाए हैं इसी के नीचे 5,000, और दूसरी, तो ये आंसर आ जाएगा ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 32.643। 2 डेसिमल तक लिख लें, 3 तक लिख लें, मर्जी आपकी। ये मुकम्मल हो गया, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल 2 खुद करें आप, मैंने नहीं, 2, 3, 4 ये अभी आपने बैठ के करनी है। एग्जाम्पल 2 करो, राउंड नहीं करते पर एग्जाम्पल 2 करो। पहले अभी ये ले लो ना पिक्चर हाफ, फिर मैं बाकी आधा भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 हाफ हो गया, करूँ आगे। ले जी, एग्जाम्पल 2 का बाकी हिस्सा। ये जाती दफा नोट्स फोटोकॉपियर से ले लीजिएगा, इनका सोल्यूशन भी मौजूद है। पास पेपर में ये एक ही दफा आया है, वो कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा पास पेपर वाला, और कल ये खत्म टॉपिक, बस इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये टेस्ट में शामिल नहीं है अभी, ये अगली दफा आ जाएगा अगले चैप्टर के साथ। इसके बाद बताएंगे, कल कर लें पहले मुकम्मल। सब्जेक्ट टू द जिंदगी है, थर्ड भी करनी है, लेनी है तस्वीर ले लो, ये ले,
एग्जाम्पल 3, तस्वीरें सारी ले लें, कोई नहीं। एग्जाम्पल 3, ये ले। ओहो, जी एग्जाम्पल 3 जी, एक मिनट है, जो तस्वीर नहीं ली थी पहले, एग्जाम्पल 3 की ले लो, ले लिया। एग्जाम्पल 2 जो बाकी पोर्शन है, नहीं वो आपको टुकड़ों में ही लेनी पड़ेगी ना बेटी, स्टार्ट से। ये लो, चल भाई करो जल्दी से। एग्जाम्पल 2 3 नहीं, 4 भी करनी है, फिर छुट्टी। देखें जी, सबसे पहला खर्चा उसने दिया है मशीनिंग कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट ये मेरा 2 में है ना। मशीनिंग कॉस्ट का मतलब मशीन रिलेटेड खर्चे हैं, तो इसकी बेस क्या होगी? टोटल मशीन आवर्स। टोटल देखो है पीछे सवाल में मशीन आवर्स नहीं है, पर टोटल नहीं है, पर यूनिट है, टोटल बनाएंगे। आगे कंपोनेंट्स कॉस्ट, कंपोनेंट कहते हैं पुर्जे शुर्जे ये वो छोटे मोटे, तो कंपोनेंट्स की कोई बेस हो पीछे, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बिल्कुल। उसके बाद अगली है, अगला एक्सपेंस दिया है सेटअप कॉस्ट, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ बैचेस को सेटअप्स भी कहते हैं। और आखिरी कॉस्ट पैकिंग कॉस्ट। अब पैकिंग कॉस्ट की बेस तो पैकिंग आवर्स होती है वैसे, लेकिन यहाँ डाटा उसने, हाँ एक ही बेस बची है पीछे। ऐसे कई दफ़ा पेपर में गेस करना पड़ जाता है कि आपको सर वो तो दी नहीं थी, तो बेटा जो बाकी एक आधी बेस रह गई है वो फिर आप फिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, असल में कस्टमर के ऑर्डर की पैकिंग करते होंगे, तो पैकिंग कॉस्ट की सवाल में बेस क्या है? नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, बस बाकी तो कुछ भी नहीं, अब कैलकुलेटर पकड़ना है और आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मशीनिंग कॉस्ट की बेस है मशीन आवर्स, कंपोनेंट कॉस्ट की बेस है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सेटअप कॉस्ट की बेस है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, और पैकिंग कॉस्ट की बेस यहां पे बचती है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स। चलें जी, करें शाबाश इसको। हाँ भाई जवानों, घर से क्या करके लाना है? एग्जाम्पल 4 चेक होगी, कल कमांडो एक्शन है, कमांडो एक्शन मीन काम चेक होगा, जो नहीं करके लाएगा वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, घर जाएगा वापस, पेट्रोल जाया करके जो आए हैं वापस, क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा पेज पढ़ के आना है जिसपे वो पूल और ड्राइवर दिए हुए हैं, वो नोट्स के अंदर है, जाती दफा नोट्स लेते जाएं। एनुअल कॉस्ट निकालनी है, पर मंथ है, नहीं बताया हुआ उसने, मर्जी आपकी। वैसे यहाँ पर मंथ आना चाहिए था, रिक्वायरमेंट में जो सोल्यूशन आई कैप ने किया हुआ है वो पर मंथ के लिए किया हुआ है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट का फॉल्ट है, आई कैप ने लिखा नहीं हुआ। एग्जाम्पल 4 दिखा दें, नोट्स नहीं लेके जाने। तो बेटा मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीट है, कल करेंगे पास पेपर का सवाल और बेसिस समझाएंगे थोड़ी सी। एग्जाम्पल 4 ले लें, तस्वीर लेनी है किसी ने, या नोट्स ले लें जाके, ये लें, बस कंप्लीट है।